बायोलॉजी बूस्टर। आज का अपना सेशन है रिलेटेड टू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हीट के साथ। हीट यानी कि ऊष्मा। हम जानते हैं हीट क्या है, ए टाइप ऑफ एनर्जी है। ए टाइप ऑफ एनर्जी एक तरीके की ऊर्जा है, और हर तरीके की ऊर्जा से कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होता है। जैसे साउंड एनर्जी सुनने की सेंसिटिविटी पैदा करता है, लाइट एनर्जी देखने की सेंसिटिविटी पैदा करता है। तो हीट एनर्जी क्या करेगा? हीट एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर हॉटनेस या कोल्डनेस पैदा करता है। हॉटनेस या कोल्डनेस पैदा करता है। सर हीट देंगे तो हॉट होगा, कोल्डनेस का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई की जा रही है, दी जा रही है, तो उसके अंदर क्या पैदा होगी? हॉटनेस। और किसी ऑब्जेक्ट से हीट रिलीज की जा रही है, इमिट की जा रही है, बाहर निकाली जा रही है, तो उसके अंदर क्या होगी? कोल्डनेस, गर्माहट, ठंडापन। तो गर्म होने के लिए भी हीट जिम्मेदार है और ठंडे होने के लिए भी हीट जिम्मेदार है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? देखिए ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, आंसर होगा अपने पास जूल। CGS यूनिट। C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। ये रहता है अर्ग। FPS यूनिट, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। ये ब्रिटेन का सिस्टम है, उनके अकॉर्डिंग एनर्जी क्या है तो वो मेजर करते हैं ब्रिटिश थर्मल। थर्म का मतलब हीट यूनिट। ब्रिटिश उष्मीय मात्रक में, ब्रिटिश उष्मीय मात्रक के अंदर मेजर करते हैं। तो ये तीन तो अपने पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। उसके बाद यहां से अगर देखा जाए प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट क्या रहेगी जो हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, तो वो रहती है एनर्जी के लिए कैलोरी। प्रैक्टिकल यूनिट क्या रहेगा अपने पास? कैलोरी। अब आपको जानना है कि इनके बीच आपस में क्या रिलेशन है, इन डिफरेंट यूनिट्स के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इनके बीच। तो रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले है 1 जूल बराबर होगा 10 की पावर 7 अर्ग। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 10 की पावर -7 जूल। उसके बाद है 1 कैलोरी बराबर है 4.18, या फिर आप इसे 4.2 जूल लिख सकते हो। इसे 4.2 जूल राउंड ऑफ में आप लिख सकते हो। तो यहां से 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 0.24 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। उसके बाद एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये बराबर होता है 1055 जूल, और कैलोरी में हो जाएगा 252 कैलोरी। 252 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। तो ये इन डिफरेंट यूनिट्स के बीच रिलेशन है, जो हम आगे आने वाले लेसन के अंदर भी यूज करेंगे, और इस लेसन में भी इसका यूज है। तो जो हमने रीड किया है एक बार मैं उसे रिवाइज करवा देता हूं। हीट क्या है? हीट एनर्जी है। एनर्जी क्या करता है? ऑब्जेक्ट में गर्माहट या ठंडापन पैदा करता है। ऐसा यूनिट जूल, CGS यूनिट अर्ग, FPS यूनिट ब्रिटिश उष्मीय मात्रक, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी। जैसे आप दूध का पैकेट लेके आते हो, उसमें एनर्जी कैलोरी के अंदर, या फिर इस तरीके के पैकेट लेके आते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जहां भी यूज कर रहे हैं हम कैलोरी का यूज कर रहे हैं। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग, और अगर एक अर्ग देखें तो 10 की पावर -7 जूल हो जाएगा। एक कैलोरी 4.18 या 4.2 जूल। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1055 जूल या 252 कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इससे आ गया अपने पास टाइप्स ऑफ हीट, उष्मा के प्रकार, टाइप्स ऑफ हीट, उष्मा के प्रकार। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते तो उसमें दो कंडीशन आती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करोगे तो उसमें दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी कि उसका टेम्परेचर चेंज होगा। पहली कंडीशन क्या होगी कि उसका टेम्परेचर चेंज होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि उसकी स्टेट यानी कि उसकी अवस्था बदल जाएगी। स्टेट चेंज हो जाएगी, अवस्था बदल जाएगी। स्टेट चेंज में एग्जांपल अगर देखें हम कि सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, ठोस से द्रव या फिर लिक्विड से सॉलिड, स्टेट चेंज हो रहा है। दूसरी कंडीशन में आप देख सकते हो लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड। देखो अगर हीट सप्लाई की जा रही है, हीट अगर दी जा रही है तो आप इधर जाओगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन हीट अगर निकाली जा रही है, वहां से इमिट की जा रही है, तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से वापस किस में आ सकते हो, सॉलिड में। तो यह दो कंडीशन हमने देखी है। इसमें अगर तीसरा कंडीशन आप बनाना चाहो तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, और वापस किस में आ जाओगे आप, गैस टू सॉलिड। तो यहां से हमारे पास आ रही है दो कंडीशन, टेम्परेचर चेंज, तापमान परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन। तो हीट का वो भाग जो टेम्परेचर चेंज के लिए जिम्मेदार है उसे हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। और इधर जो भाग अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है उसे हम नाम देते हैं लेटेंट हीट। उसे हम लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा का नाम देते हैं, गुप्त उष्मा का नाम। ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, और लेटेंट हीट क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा, अवस्था परिवर्तन करेगा। अब देखो या तो सिर्फ एक ही तरीके का चेंज है, टेम्परेचर चेंज, नो चेंज इन स्टेट, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। और यहां पे एक ही तरीके का चेंज क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। लेटेंट हीट के कारण नो चेंज, नो चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां पे तीन पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहां सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिस लेटेंट हीट के कारण सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ है उसे हम नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। और दो आपस इधर हम नाम देते हैं कि लिक्विड से गैस यानी वेपर के अंदर बदला है, तो इसे नाम दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा। और ये सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इसे नाम दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, FUSION। और फ्यूजन को क्या लिख सकते हो आप, मेल्टिंग। फ्यूजन को क्या लिख सकते हो, मेल्टिंग। फ्यूजन क्या होता है, वैसे अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, संलयन। लेकिन अगर यहाँ हीट के चैप्टर में इसे डिस्कस करेंगे तो फ्यूजन का मतलब क्या है, मेल्टिंग, सॉलिड को लिक्विड में बदलना। अगर हीट सप्लाई की गई है तो सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, हीट निकाली गई तो लिक्विड सॉलिड में। इस तरीके से सारे चेंज होंगे। तो स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट आपके सामने है। अब देखो एग्जाम के लेवल को देखते हुए इनके बारे में और थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस कर ले स्पेसिफिक हीट को।
स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। इसके लिए मैं सिंबल यूज करता हूं सी। कई बुक के अंदर या कई नोट्स के अंदर आपको ये एस से भी डिनोट किया हुआ मिल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड सिंबल है इसका कैपिटल सी। रिलेशन क्या है? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब यहां पे ये क्या है? ये एनर्जी है। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि ये सप्लाई भी की गई हो सकती है और ये बाहर निकाली हुई एनर्जी भी, या एनर्जी से चेंज का नाम भी दे सकते हो। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की बात करें उसका द्रव्यमान। सी क्या है यहां पे? स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। और डेल्टा टी क्या है यहां पे? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इफ मास 1 kg हो जाए और चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो एनर्जी और सी क्या हो जाएंगे? बराबर। एनर्जी और सी क्या हो जाएंगी? बराबर, यानी स्पेसिफिक हीट और जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या बनेगी? विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या बनेगी? तो द चेंज द एनर्जी required to change the energy required to change the temperature of 1 kg substance, the temperature of 1 kg substance up to 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, क्योंकि चेंज में 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन चेंज बराबर आएगा। तो परिभाषा क्या बनी है कि किसी 1 किलोग्राम वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, जो एनर्जी निकाली जाती है, वो कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। ये इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसके आगे आपको क्या देखना है? यूनिट ऑफ सी, विशिष्ट ऊष्मा का यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा। चलिए इसी फॉर्मूले की सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। तो C किसके बराबर हो जाएगा? Q बाई M डेल्टा टी। अब यहां से देखो Q क्या है? एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। मास का यूनिट किलोग्राम, ऊपर जाएगा तो किलोग्राम इनवर्स, जूल पर केजी। और यहां पे क्या है? पर डिग्री सेल्सियस आप ले सकते हो या पर केल्विन आप ले सकते हो, क्योंकि चेंज में डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन, ये सॉरी केल्विन बराबर आएगा। केल्विन के साथ डिग्री नहीं, सिर्फ सेल्सियस के साथ डिग्री है। ये रहेगा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब यहां से एक पॉइंट जो आपको अलग से लिखना था, एक पॉइंट जो आपको अलग से जानना था, वो क्या था कि स्पेसिफिक हीट की ये डेफिनेशन किस टेम्परेचर के लिए ली गई है। तो ये ली गई है 14.5 यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। जब स्टैंडर्ड मेजर किया गया था तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू सेट की गई थी, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। बाकी ये जो एक्सप्रेशन है ये हर चेंज के ऊपर लागू होगा, चाहे 10 डिग्री है, 20 डिग्री, कितना भी चेंज है उन सब के ऊपर लागू होगा। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है कि 1 किलोग्राम वस्तु का तापमान चेंज करने के लिए जितनी हीट दी गई है, जितनी हीट निकाली गई है, वो स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। M क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, C स्पेसिफिक हीट। यदि मास 1 kg हो, चेंज 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो, तो C और Q क्या हो जाएंगे? बराबर। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट आ जाएगा अपने पास जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। यहां तक का हम जान चुके हैं।
चलिए अब इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहां से देख रहे हैं हम लेटेंट हीट। देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी स्पेसिफिक हीट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन लेटेंट हीट जानने के बाद दोनों को रिलेट करके पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, इसके लिए फॉर्मूला रहता है Q इज इक्वल टू ml। Q इज इक्वल टू ml। अब यहां पे Q क्या है? वही एनर्जी एक्सचेंज, ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, एनर्जी एक्सचेंज है, परिवर्तन है, एनर्जी एक्सचेंज। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और L क्या है? लेटेंट हीट। अगर यहां पे मैं मास मान के चलूं 1 kg, अगर मैं यहां पे मास मान के चलता हूं 1 kg, तो Q किसके बराबर हो जाएगा? L के बराबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of energy required to change the state of 1 kg substance, to change the state of 1 kg substance, to change the state of 1 kg substance। अब यहां से अगर आपको निकालनी हो यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, यूनिट ऑफ L, कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू ml, तो L किसके बराबर हो जाएगा? Q बाई m। ये क्या है? एनर्जी, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? जूल। और ये क्या है? मास, तो जूल पर केजी। ये इसकी यूनिट आ जाएगी जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद लेटेंट हीट के अगर टाइप्स की मैं बात करता हूं, तो यहां से हम देख सकते हैं दो रिलेशन बन के आ रहे हैं अपने पास। पहले रिलेशन में क्या है अपने पास? Q इज इक्वल टू LF। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करता है? सॉलिड को लिक्विड में, ये क्या करेगा? ठोस को द्रव के अंदर बदल देगा अगर सप्लाई कर रहे हैं, और अगर निकाल रहे हैं तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। Q इज इक्वल टू MLV। Q इज इक्वल टू MLV। ये क्या करता है? ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो वेपर के अंदर कन्वर्ट करेगा, वेपराइजेशन। तो ये क्या करता है कि लिक्विड को बदल देगा गैस यानी कि वेपर के अंदर, और गैस को वापस किसमें? लिक्विड में। तो एनर्जी दे रहे हैं या निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके फंक्शन सेट होते हैं। तो लेटेंट हीट की यूनिट हम जान चुके हैं, फॉर्मूला जान चुके हैं, डेफिनेशन जान चुके हैं, टाइप्स हम जान चुके हैं। इसी तरीके से हमने स्पेसिफिक हीट के लिए जाना था, फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, इस तरीके से। अब दोनों को कंपेयर करना शुरू करते हैं, हम दोनों के बीच कंपैरिजन हम लेके आ रहे हैं। तो चलिए इसे आगे क्या पढ़ना है। चलिए इससे आगे अपने पास इधर स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, इसके बारे में जानिए।
Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब देखो, अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, ये अपने पास ऑब्जेक्ट ए है, इसका भी मास मैं लेके चल रहा हूं 1 kg। आप अपनी मर्जी से 2 kg, 3 kg, 4 kg ले सकते हो। सेम ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेम साइज हो सकता है। ये अपने पास ऑब्जेक्ट बी है, मास सेम लिया है इसका, लेकिन मान लो कि ये किसी मटेरियल ए का बना हुआ है। मटेरियल ए, जो मर्जी आप मानना चाहते हो मान सकते हो, और ये किसी मटेरियल बी का बना हुआ है। ठीक है, दोनों को हम सनलाइट के अंदर रखते हैं, दोनों को सनलाइट के अंदर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट ए बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हीट अप फास्टर देन बी। यहां से मैं पूरा लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट ए हीट अप फास्टर देन बी। ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी से गर्म हो रहा है, और जो वस्तु जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी ही जल्दी ठंडी होगी। जो वस्तु जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो यहां से देखो, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, और जो जल्दी गर्म हो रहा है, इसका मतलब वहां टेम्परेचर चेंज क्या है, डेल्टा टी का मान हाई, और जो एनर्जी दी जा रही थी वो क्या थी, सेम, यानी कि कांस्टेंट एनर्जी देने पे जिसके लिए टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा, उसके लिए सी की वैल्यू क्या रहेगी। देखो अब एक रिलेशन यहां से क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो यहां से देख रहे हैं हम Q और M क्या है, कांस्टेंट है, तो C डेल्टा टी क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जिसके लिए चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जिसके लिए चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, उसके लिए स्पेसिफिक हीट का मान कम रहेगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ये केस था कि जो जल्दी से गर्म हो रहा है, और जो देरी से गर्म होगा उसके लिए, जो देरी से गर्म होगा उसके लिए डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहेगी, कम, और डेल्टा टी की वैल्यू कम है तो स्पेसिफिक हीट क्या रहेगा, ज्यादा। सर ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जिनका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जिनका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। चलिए इधर देखते हैं, वाटर। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात करता हूं, अपने लिए यहां जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करने पर आप पाओगे कि वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा रहता है। कितना रहता है वाटर का स्पेसिफिक हीट, तो ये रहता है अपने पास 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और कैलोरी में करोगे तो कितना, 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर का स्पेसिफिक हीट है, यानी कि वाटर का 1 kg अगर आप लेते हो तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी, वो आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब यहां से ये मैंने सीजीएस के अंदर ये मैंने आपको एसआई सिस्टम में बता दिया, सीजीएस में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ जूल की जगह आर, किलोग्राम की जगह ग्राम, और यहाँ डिग्री सेल्सियस। तो आप इनकी वैल्यू पुट करके इन्हें सीजीएस में भी ला सकते हो। इसके बाद हम देख रहे हैं, देखो अगर यहां से एक बार मैं आपको बता भी दूं, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये सीजीएस के अंदर है ये दोनों, और ये एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो यहां से हमने वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू देखी है। इसी तरीके से हम वैल्यू सिर्फ वाटर की याद रखेंगे, ध्यान दीजिए, वैल्यू सिर्फ वाटर की याद रखनी है, और मटेरियल आप याद रख सकते हो। दूसरा अपने पास लिक्विड सोडियम, द्रवित सोडियम,
लिक्विड सोडियम, द्रवित सोडियम, इसके लिए स्पेसिफिक हीट का मान बहुत ज्यादा रहता है। अगर सभी लिक्विड मेटल्स की बात करूं मैं, यानी कि लिक्विड मेटल से मेरा मतलब है कि मेटल को गर्म किया जब वो लिक्विड स्टेट में आ गया है, उस कंडीशन की बात करें हम, तो सभी लिक्विड मेटल्स के कंपैरिजन में अमंग ऑल लिक्विड मेटल्स लिक्विड सोडियम के लिए स्पेसिफिक हीट का मान सबसे ज्यादा रहता है। लिक्विड सोडियम के लिए स्पेसिफिक हीट का मान सबसे ज्यादा रहता है। और यही वजह है कि वाटर का और लिक्विड सोडियम का, वाटर एंड लिक्विड सोडियम used as कूलेंट, कूलेंट को हिंदी में बोलते हैं हम शीतलक, इनका यूज होता है कूलेंट के रूप में। किसमें? इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम वाटर का और लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में इसका यूज करते हैं। तो यहां से थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा और जो पॉइंट है वो क्लियर होने स्टार्ट हो गए होंगे। स्पेसिफिक हीट है क्या, किसके लिए ज्यादा रहेगा, किसके लिए कम रहेगा, वो चीजें यहां से हमने देखी है। वाटर के लिए वैल्यू क्या रहेगी वो चीज हमने देखी है। लिक्विड सोडियम की अगर बात करें तो इसके लिए भी स्पेसिफिक हीट का मान ज्यादा रहेगा। अब इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा देता हूं एग्जाम में जो आते हैं। पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, कितना? अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। इफ मास ऑफ वाटर इज 2 kg, बेसिक में लेके चल रहा हूं, आगे कितने भी डिफिकल्ट हो प्रोसेस यही रहेगा अपने पास। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो हमें गिवन क्या है, गिवन है मास m 2 kg और चेंजिंग टेम्परेचर डेल्टा T 20 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है। तो वाटर के लिए हम जानते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट का मान रहता है, अगर कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है। तो यहां से देखो, m की जगह 2, c की जगह 1000 और डेल्टा T इसकी जगह 20, कितना हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 1 2 3 4 10⁴ कैलोरी। इतनी एनर्जी इसे सप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर इसी चीज को आप कन्वर्ट करना चाहते हो जूल के अंदर, तो 4 इंटू 10⁴ इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.2 से, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जूल में। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि कैसे इनके बीच का रिलेशन हमारे लिए मददगार है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आंसर कैलोरी में है तो ये, और आंसर जूल में है तो ये। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
देखो बाकी क्या चेंजेस इस न्यूमेरिकल में किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने जो एनर्जी सप्लाई की है वो 100 जूल है, सिंपल लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि हमें प्रोसेस समझना है कि कैसे इसे अप्रोच करना, आगे बढ़ना है। मास मान लेता हूं मैं 5 kg, और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको काउंट करनी है। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू काउंट करनी है यदि चेंज इन टेम्परेचर 2 केल्विन, यदि चेंज इन टेम्परेचर 2 केल्विन हो तो सी की वैल्यू क्या रहेगी। तो फॉर्मूला अपने पास वही है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। कैलकुलेट करना, C इसको एक साइड रखो तो Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा टी। तो Q की वैल्यू कितनी है 100, M की वैल्यू कितनी है 5 और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 2। आंसर कितना आ जाएगा 10। अब ये देखो किस में दे रखी है वैल्यूज, जूल में दे रखी है, तो 10 जूल पर केजी पर केल्विन, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की सहायता से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप सबको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब लिखो एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कि हम डेली लाइफ में स्पेसिफिक हीट को कहां देखते हैं और कैसे देखते हैं, और कैसे इसे ऑब्जर्व करके चीजों को और अच्छे से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं एक केस लेके आ रहा हूं। ये मान के चलो सी है और ये मान के चलो सरफेस है। सरफेस यानी कि किसे डिनोट कर रहा है, सोयल को डिनोट कर रहा है। तो यहां से हम देखेंगे कि सनलाइट के केस में क्या होगा कि सरफेस जल्दी से गर्म होना शुरू कर देगा, और सरफेस अगर जल्दी से गर्म होगा तो यहां से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, यहां से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, और इन गर्म हवाओं को रिप्लेस करने के लिए ठंडी हवाएं इधर से जाएंगी, यानी हवा इस तरीके से मूव करेगी फिर, और इसे नाम दिया जाता है सी ब्रिज। तो ध्यान से देखो, इसे हिंदी में कहा जाता है समुद्री पवने। अब इसे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि सरफेस समुद्र के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि इसका जो स्पेसिफिक हीट का मान था वो ज्यादा था, और इसका स्पेसिफिक हीट का मान कम था। तो स्पेसिफिक हीट के मान विशिष्ट ऊष्मा के मान के डिफरेंस के कारण हम ये डायरेक्शन डिसाइड कर पाए। तो इस तरीके से इसका हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। समुद्री पवने, इसी तरीके से रात के समय क्या होगा, सन की जगह मून, वो हवाएं इधर चलना शुरू कर देंगी, क्योंकि पानी को गर्म होने में भी ज्यादा समय लगेगा और ठंडा होने में भी ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए आप देखते हो ना कि जब चोट लग जाती है आपको इंजरी हो जाती है, तो वहां पे आप किसका यूज करते हो, वाटर बोतल का यूज करते हो या वाटर बैग का यूज करते हो। किसके लिए, सिकाई के लिए। शरीर में जैसे यहां मसल्स वगैरह में पेन होता है तो वहां सिकाई के लिए हम वाटर बैग का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट हाई है, तो गर्म होने में भी ज्यादा समय लगेगा और ठंडे होने में भी ज्यादा समय लगेगा। गर्म होने में भी ज्यादा और ठंडे होने में भी ज्यादा समय लगेगा। तीसरा है, अगर मैं बात करूं सोयल यानी कि डेजर्ट की, और एक तरफ मैं सी की बात करूं यानी कि वाटर की, तो देखो आपसे पूछा जाता है कि क्या वजह है कि रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान का अंतर बहुत ज्यादा होगा, वहीं समुद्री इलाकों में दिन और रात के तापमान का अंतर लगभग
नेग्लेजिबल होता है, बहुत कम रहता है। तो इनकी वजह क्या है? अब यहाँ पे हम जानते हैं कि C की वैल्यू ज्यादा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा? कम। और इधर हम जानते हैं कि C की वैल्यू कम, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा। हम जानते हैं कि मिट्टी के लिए विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट का मान कम रहेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। यही वजह है कि रेगिस्तान में दिन रात के तापमान का अंतर बहुत ज्यादा रहता है। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल और देख सकते हो आप। फोर्थ पार्ट है अपने पास कि जब मौसम परिवर्तन होता है, इरिगेशन इन फील्ड टू सेव क्रॉप, फसल को बचाने के लिए जब मौसम परिवर्तन होता है तो हम खेत में सिंचाई कर देते हैं। जैसे मान लो कि सर्दी से गर्मी आ रही है, तो दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, रात के समय ठंड रहेगी। तो इस तरीके के मौसम में जब आप जाते हो तो उस कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए पौधों को कुछ ऐसा टॉनिक दिया जाए जिससे उनका टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो तो एक ऐसा सब्सटेंस दे जिसके लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा किसके लिए है? वाटर की। तो हम क्या करते हैं कि मौसम परिवर्तन के समय सिंचाई कर देते हैं, जिससे ना तो बहुत जल्दी से गर्म हो ना बहुत जल्दी से ठंडा हो। तो ये सारी एप्लीकेशंस किसके हैं? स्पेसिफिक हीट। जहां भी आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच टेम्परेचर वेरिएशन काउंट करना हो सेम हीट के लिए, तो वहां हम यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगी, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा यहां से, उसके बाद हमने देखा कि एप्लीकेशंस क्या है। ये सारी चीजें हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ी। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट। इसमें भी आपको वैल्यूज याद रखनी है। आइस और स्टीम, यही वैल्यू याद रखनी है। आपको यह याद रखना है कि बर्फ को अगर वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर और 1 किलोग्राम बर्फ को, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो आपको यहां से देनी पड़ेगी 333,000 जूल। यहां के ऊपर फोकस करना है, 1000 जूल पर केजी के हिसाब से। और अगर इसे आप कैलोरी में काउंट करोगे तो क्या होगा? 80,000 कैलोरी पर केजी। ये इतनी हीट आप दोगे बर्फ को, तब वो जाके वाटर के अंदर बदलती विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है तो 0 पे ही वाटर बनेगा। और स्टीम की अगर बात करते हूं तो यहां से आप देख रहे हो 2256 किलो जूल पर केजी। और अगर कैलोरी में काउंट करोगे तो कितना? 540 किलो कैलोरी पर केजी। इतना हीट आपको देना होगा। अब यही चीज यहां से अगर मैं सीजीएस सिस्टम में काउंट करना चाहूं तो क्या होगा? 333 जूल पर ग्राम। और यहां से क्या हो जाएगा? 80 कैलोरी पर ग्राम। यहां से भी नीचे से क्या ऊपर से क्या हटा दो, कितना? 2256 जूल पर ग्राम। और यहां से हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। तो आपको सीजीएस और एसआई दोनों का आइडिया होना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आपको कोई परेशानी ना हो। अब आज इससे आगे देखते हैं। लेटेंट हीट में क्या है कि एनर्जी तो चेंज होगी, जैसे फॉर्मूला था Q = mL। यह एनर्जी जो हम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को वो तो चेंज हो रही है, लेकिन नो चेंज इन टेम्परेचर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 0।
और एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम टेम्परेचर चेंज ना करते हुए हीट का एक्सचेंज कर सकें, यानी कि इफ वी गिव हिम हीट, हम उसे हीट दे रहे, हीट सप्लाई कर रहे हैं या वहां से हीट इमिट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज करने पे टेम्परेचर चेंज ना हो वो कहलाती आइसोथर्मल। आइसोथर्मल समतापी प्रक्रिया, समतापी आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रिया। डेल्टा टी की वैल्यू 0। और आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल क्या है, जैसे अपने पास बॉइलिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आके उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ बॉईल करेगा। तो बॉइलिंग क्या है कि हीट एक्सचेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में लेटेंट हीट दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में आ जाएगी, टेम्परेचर में चेंज नहीं है। तो ये फ्रीजिंग है, ये मेल्टिंग है। और इसी तरीके से अगर हीट निकाली जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। तो ये एक कंसेप्ट है लेटेंट हीट की। आपसे पूछा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है, भाप है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? तो इसके कंपैरिजन में स्टीम विल बी मोर इफेक्टिव। और ये ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या हो चुका है, यहां से यहां तक जब ये गई है तो इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जुड़ चुका है। इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जुड़ चुका है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा जुड़ चुकी है। तो इस वजह से ज्यादा हीट, यानी कि ये वाली हीट इसके अंदर जुड़ चुकी है, तो इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये कंसेप्ट हमने देखे लेटेंट हीट से, वो कंसेप्ट हमने देखे थे स्पेसिफिक हीट से। अब एक सिंगल प्रोसेस में मैं इन सबको कवर करके और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करके आगे टेम्परेचर का पार्ट शुरू कर रहा हूं। एक सिंगल एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ये है आइस। आइस को मैंने कन्वर्ट किया है वाटर के अंदर। आइस को मैंने कन्वर्ट किया है वाटर के अंदर। इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस। कौन सी हीट देनी पड़ी है? तो मैंने यहां पे दी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाष्पीकरण के लिए, सॉरी गलन के लिए गुप्त ऊष्मा, इसे हिंदी में कहा जाता है गलन के लिए या गलन की गुप्त ऊष्मा। इसके बाद हम बात करते हैं यहां 0 डिग्री के बजाय हम इसे गर्म करके मैक्सिमम टेम्परेचर तक ले आते हैं। यहां पे कौन सी हीट देनी पड़ी है? तो यहां हमें स्पेसिफिक हीट देनी पड़ी है, विशिष्ट ऊष्मा देनी पड़ी है। और अगर इसे हम वेपर की कंडीशन में ले आए तो यहां कौन सी हीट देनी पड़ी है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाष्पीकरण के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा देनी पड़ी है। तो यहां हम देख रहे हैं कि कैसे हीट के अलग अलग पार्ट के बारे में हमने पढ़ा है। वैल्यूज मैंने आपको पहले बताई दी है। तो ये कंसेप्ट था अपने पास लेटेंट हीट का और स्पेसिफिक हीट का। एक चीज ध्यान रखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मान लेता हूं मैं आइस है -5 डिग्री सेल्सियस और उसे कन्वर्ट करना है 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो यहां पे 2 स्टेप बनेंगे। पहले 5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आप लेके आओगे ये आइस। फिर अगला स्टेप जो बनेगा यहां से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के अंदर कन्वर्ट करोगे और फिर आगे चेंज करोगे। तो यहां से आपको देनी है स्पेसिफिक हीट, यहां आपको देनी है लेटेंट हीट
और वापिस फिर आपको देनी है स्पेसिफिक हीट। इस तरीके से करना है, माइनस से डायरेक्ट 50 पे मत जाइए क्योंकि वहां गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर।